खबर कानपुर से, वहां पर ऑक्सीजन के नाम पर दम तोड़ती मानवता दिखाई दे रही है। 18,000 रुपए में खुलेआम ब्लैक में सिलेंडर बेचा जा रहा है। पीड़ित लोगों ने विधायक सुरेंद्र मैधानी से इस बात की शिकायत की है और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर विधायक को पीड़ित लोगों ने पत्र लिखा है। इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। इस कालाबाजारी का जिला प्रशासन ऑक्सीजन प्लांट्स में कालाबाजारी रोक पाने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। गोविंदनगर थाना इलाके के पनकी दारानगर स्थित ऑक्सीजन C13 गैस प्लांट का सारा मामला है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से सीधा कनेक्ट है। कमिश्नर साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। असीम अरुण साहब, अभी मैं खबर बता ही रहा था और अब वो सवाल आपसे मैं पूछता हूं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई है, लोगों ने विधायक महोदय को पत्र लिखा है, इसका वीडियो भी वायरल हो गया है, ये ऐसे कैसे हो रहा है वहां पे? ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है 5 ऐसे मुख्य हैं जहाँ पे ऑक्सीजन आती है, वहाँ पे रिफिलिंग होती है और उसके बाद उसको आगे छोटे है। उसमें से एक के पास में प्लांट है। इन चीजों को व्यवस्थित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमओ ने व्यापक व्यवस्था की है और जो यहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक की गई है। वहाँ पे स्टूडेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ से लेकर आगे ब्लैक कर दे रहा है, ऐसी शिकायत हम लोग को पिछले दिनों में रही थी और पिछले 3 दिन में करीब ऐसे 150 सिलेंडर्स पकड़े हैं और सिलेंडर्स को पकड़ने के बाद हमने तुरंत उन सिलेंडर्स को हॉस्पिटल्स को दिया है जिससे कि वो सदुपयोग भी कर सके। कल मैधानी जी के पास शिकायत आई और उन्होंने जिम्मेदारी दिया इस चीज की। उन्होंने पुलिस को शिकायत की, तत्काल इसने एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई की। इसी प्रकार रेमडेसिविर दवाई है वो हमने करीब 265 वायल आपसे 4 दिन पहले पकड़े थे और ऐसे जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ होने से गैंगस्टर या दोनों कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक कठिन समय इसमें आप देखेंगे हजारों सैकड़ों लोग हैं, लोग बढ़ के दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही एक ऑक्सीजन फ्री में ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध करा रहा है और कुछ लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। तो दोनों के लिए ऐसा विवाद होना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ करके पुलिस काम कर रही है, जो बदमाशी कर रहे हैं इस समय उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। जी, आप कह रहे हैं कि आगे भी की जाएगी सख्त कार्रवाई और ऐसे बदमाशों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कमिश्नर साहब, कितना सहयोग मिला है आपको जनता का? कल वीकेंड लॉकडाउन जो 2 दिन का शुरू हुआ है, कल उसका पहला दिन था और आज दूसरा दिन है, कितना सहयोग मिल रहा है जनता का आपको? सहयोग इसमें भरपूर मिल रहा है और खासकर इसलिए भी क्योंकि लोग स्वतः जानते हैं कि ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है और इसमें उनका पूरे समाज का स्वास्थ्य इसी चीज से ठीक हो सकता है। मैं आपको साथ ही शेयर करना चाहूंगा, हमने एक सोशल मीडिया के जरिए नाम मांगे कि ऐसे लोग कानपुर के जो मदद करने के लिए तैयार हैं, व्यक्ति या संस्था, और आपको खुशी होगी कि लगभग 430 लोगों के नामांकन हमको 24 घंटे के अंदर मिल चुके हैं। इन नामों को हमने छांटा है और थानों से सीधे आज हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अब कहीं पे किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, निर्बल वर्ग से किसी को खाना नहीं मिला है या किसी बुजुर्ग को दवाई नहीं मिली है, तो पुलिस तो उनकी मदद कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको खुशी के ऐसे 430 से अधिक लोग ऑलरेडी आ चुके हैं हमारी सूची में और भी बढ़ रहे हैं जो मिल करके लोगों की मदद करेंगे। जी, ये आपने बहुत सकारात्मक बात बताई। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद अन्य शहरों में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं असीम अरुण जी। लेकिन कुल मिलाकर व्यापारियों ने कैसा ओवरऑल बिहेव किया है कानपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में, और पुलिस कैसे स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं या दवाइयाँ या दूसरे संसाधनों की कमी महसूस हो रही है? मुझे बताते हुए प्रसन्नता, कानपुर की स्थिति काफी व्यवस्थित है और हमारे जो अस्पताल कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और जो नॉन कोरोना हॉस्पिटल भी है वहाँ की व्यवस्था काफी दुरुस्त है और प्रत्येक हॉस्पिटल पे हमने पुलिस की ड्यूटी भी लगा रखी है। जो वहाँ पे तीमारदार आते हैं उनकी सुबह शाम डॉक्टर्स प्रॉपर ब्रीफिंग करते हैं जिससे कि पारदर्शिता रहे। कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट बीमार है और सीरियस है
तो उसकी सेहत की स्थिति जानना बहुत जरूरी होती है। और ये काम जब सुचारू रूप से होता है तो ज्यादातर परेशानियां दूर हो जाती है। दूसरा, जो ऑक्सीजन महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, जी। उनको सभी अस्पतालों में ही जितनी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे उनको उपलब्ध कराया जाता है। डॉक्टर से ये बताया गया है कि आप बाहर से दवाइयां मत लिखिए, वरना फिर वो कालाबाजारी और उत्पीड़न के रास्ते उससे खुलते हैं। तो इस पे अच्छी रोक इससे लगी है। रही बात व्यापारियों की, तो व्यापारी साथी दो तरह से सहयोग कर रहे हैं। एक, ज्यादातर जो हमारे बाजार हैं वहां पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं, उससे वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, स्वतः मास्क पहनते हैं और शारीरिक दूरी रखते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। कुछ बाजारों ने स्वतः बंदी घोषित की थी, जिसकी खैर अब वीकेंड कर्फ्यू में उसका कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे सामाजिक ग्रुप, जिसमें कि व्यापारी समूह भी शामिल, वो बढ़ करके आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की बात अगर हम करें, जी, जी। तो कल मुझे व्यापारी समूह से फोन आया और हमने उनकी व्यवस्था की। वो चाहते थे कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पकड़े गए उनमें से कुछ उनको दिए जाए, जिससे कि वो ऑक्सीजन भरवा कर निःशुल्क उन वरिष्ठ नागरिकों को पहुंचाएं जिनके घर पे कोई नहीं है जो उनको ऑक्सीजन पहुंचा पाए। सो इतनी सकारात्मक पहल करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस उनके साथ मिल करके उनको इनेबल कर रही है। और यही एक अच्छे स्वस्थ समाज की निशानी होती है कि कठिन परिस्थिति में हम मिल करके उस परिस्थिति को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कठिन परिस्थितियों में चुनौती बढ़ जाती है और इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है, सभी के सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। असीम अरुण साहब, थोड़ा-सा, अब चूँकि कानपुर नया कमिश्नरेट बना है, आप वहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर हैं, आने के बाद आपको, और कानपुर पिछले दिनों बड़ी बुरी खबरों की वजह से चर्चा में रहा पिछले 1 डेढ़ सालों से, और उसके बाद कमिश्नरेट बना, आप पहले कमिश्नर बने, क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई और कैसे फिलहाल ये शुरुआती दिन कैसे गुजरे आपके? उसके लिए पहले ये भी मैं एक चाहूंगा कि कमिश्नरेट का मतलब क्या हुआ। कमिश्नरेट का मतलब हुआ कि यहाँ पे ज्यादा अधिकारी तैनात किए गए हैं जो अपने काम के विशेषज्ञ हैं और उस विशेषज्ञता को और आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक डीसीपी क्राइम यहाँ पे जी। एसपी लेवल पोस्टेड है, उनके नीचे एक आईपीएस एडिशनल एसपी पोस्टेड है। तो ये दोनों अधिकारी और इनकी टीम, कोरोना हो, चाहे होली हो, चाहे इलेक्शन हो, इनका काम रुकता नहीं है और ये पूरी तरीके से अपने क्राइम पे काम करते रहे। इसका परिणाम ये है कि एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ आपने नोटिस किया होगा कि ओमान से एक महिला को बरामद करके वापस लाया गया है, विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय और सहयोग प्राप्त करते हुए। सो ये एक उदाहरण है, कमिश्नरेट में ज्यादा अधिकारी और विशेषज्ञ अधिकारी तैनात होने पे सबके पास छोटा कार्य क्षेत्र होता है और उसमें बहुत गहराई से काम कर सकते हैं। सो आज या कल 26 तारीख है, कमिश्नरेट का 1 माह पूरा होगा। अभी तक का अनुभव हम लोग के लिए सकारात्मक रहा है। जो लॉजिस्टिक्स हमको तैयार करनी है, कार्यालय, आवास वगैरह, इस पे भी सारे काम होते हैं, शासन में प्रस्ताव गया है। तो मुझे आशा है कि अगले 1 महीने के बाद हम लोग की स्थिति और व्यवस्थित होगी और सार्थक परिणाम उन्हें देने के प्रयास किए हैं। कुछ हद तक हम लोग इसमें सफल हुए। जी, असीम अरुण साहब, वापस अब आपने बताया विस्तार से कि कैसे कमिश्नरेट का मतलब क्या होता है और कैसे ये जो निर्णय लिया गया कैसे ट्रांसलेट हो रहा है स्थितियों को बेहतर करने के लिए। अब वापस कोरोना की बात पे लौटते हैं। आपने शमशान घाट और ऑक्सीजन प्लांट्स का दौरा किया कानपुर में, क्या देखा आपने वहाँ पर? जो कि ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है, बढ़िया व्यवस्था है, क्यूज़ लगी हुई हैं और ऑक्सीजन प्लांट्स में भी दुनिया भर की दिक्कतें। तो दोनों ही जगहों पर आप गए, क्या देखा आपने? देखिए, कभी भी जब शॉर्टेज इकोनॉमी होगी तो इस तरह के दम-फंद लोग करने शुरू करते हैं और यहाँ पे प्रशासन का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस शॉर्टेज को ठीक से मैनेज करें और शॉर्टेज की जो कमी है उसको भी दूर करें। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति और तेज हो गई है और हम लोग सभी ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर जो शॉर्टेज पूरी हो जाएगी। आज भी कानपुर में जो अस्पताल है उनकी ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। जो प्राइवेट रिटेल में लोग ले जाते हैं घर पे, वो कोरोना पेशेंट भी हो सकते हैं, नॉन कोरोना भी हो सकते हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी आ रही है। उनके लिए आज से हम दे रहे हैं कि एक रिटेल सेंटर है, सभी लोग वहीं से लें, 5 जगह से ना लें, क्योंकि 5 जगह से लेने में अफरा-तफरी मच रही है। तो एक जगह से करने से चीज़ हो जाए। दूसरा, इसी प्रकार कब्रिस्तान की बात करें
सो वहाँ पे भी कुछ कोरोना की बॉडीज हैं, कुछ नॉन कोरोना बॉडीज हैं, दोनों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। आपको जान के खुशी होगी कि दोनों जगहों पे ज्यादातर व्यवस्था स्वयं सेवकों द्वारा की जाती है। जी। और कोरोना की बॉडीज का क्रेमेशन होगा, इधर नॉन कोरोना का होगा, ये व्यवस्थित कर दिया गया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। लेकिन अब शमशान घाट पे जाएंगे तो वहां तो गमगीन माहौल होगा ही और वो स्थिति रहती है, जाहिर बात। लेकिन उसमें भी व्यवस्था बननी चाहिए, वो व्यवस्था बनाने में प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सफल हुई है, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। जी। और एक खबर ये भी है असीम अरुण जी कि पुलिस लाइन में आप लोगों ने भी L1 हॉस्पिटल बनाया है, तो वो कैसे काम करेगा? क्या उसमें बाहर के या जो नॉन पुलिस इंडिविजुअल्स हैं उनको भी एडमिशन मिलेगा, उनका भी इलाज हो सकेगा? जो हमारा पुलिस लाइन का अस्पताल बहुत पुराना अस्पताल है, उसमें बेड्स आदि हैं और आप चित्र में दिखा रहे हैं कि वो अच्छी व्यवस्था उसके अंदर, लेकिन उसमें हमने अब ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर ली है। विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ सीएमओ साहब ने दिए हैं और हमारा एक L1 हॉस्पिटल विद ऑक्सीजन तैयार हो चुका है। इसमें प्रारंभ से जो पुलिस कर्मी हैं, उनके परिवार जो पुलिस लाइन में रहते हैं, उनको तात्कालिक आवश्यकता अगर पड़ती है कोरोना के कारण तो उनको यहाँ पे भर्ती अभी व्यवस्था आज से शुरू हुई है, कोई पेशेंट इसमें भर्ती हुआ नहीं है, लेकिन ये एक व्यवस्था और अगर इसमें बेड खाली है तो उसको हम लोग खुशी से दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। असीम अरुण जी, ये बहुत सकारात्मक पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए और अगर पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर के लोगों को इसका लाभ मिल पाता है तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कहीं से। लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी हैं कमिश्नर साहब के, आपने कहा शुरू में पब्लिक आपका सहयोग कर रही है लॉकडाउन एनफोर्स करने में, लेकिन हमने तस्वीरें देखी कुछ लोग खामखा बेवजह भी सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, या उतना कह सकते हैं उतने फोर्स के साथ शायद पुलिस वहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं करवा रही है, कहना ठीक होगा? नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, ये कोरोना कर्फ्यू है, जैसा पिछली साल हमने लॉकडाउन देखा वैसा नहीं है। क्यों? इसमें फूड, ब्रेड, आवश्यक वस्तु, फैक्ट्रियां, रेलवे, रोडवेज, ये चीजें चल रही हैं। सो एक सीमित रूप से इसको कर्फ्यू किया गया है और इसीलिए लॉकडाउन सब नहीं किया जा रहा है। तो जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको कम कर दिया गया, या मैं ये कहूँ कि बहुत कम कर दिया गया। लेकिन आप जैसे पिछले साल सड़क पे बिल्कुल सन्नाटा देखते थे, वैसा नहीं है क्योंकि कल्पना उस रूप में नहीं की गई है। जी, अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये पूरा एक सुनियोजित तरीके से ऐसा किया जा रहा है, इस तरह भी फोर्स नहीं लगाना है जितना कि पिछले लॉकडाउन में हमने देखा। ठीक है, इसके कारण समझे जा सकते हैं। और कोविड हेल्प डेस्क की बात आई थी पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, कोविड हेल्प डेस्क हमारे महानिदेशक महोदय का आदेश पिछले साल से है और हर एक थाने पे पुलिस लाइन आदि हर जगह पे बनाई गई है, जहाँ पे हम दो काम करते हैं। अपने साथी कर्मियों की सेहत का ध्यान रखते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, खासकर जब कोई बाहर ड्यूटी से लौट करके आता है तो वहाँ पे सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड आदि इन सप्लाई रखते हैं, जिससे कि लोगों को वहाँ से मिल सके। इसके साथ साथ अगर कोई अति बीमार है, जैसे कि अभी कानपुर नगर पुलिस के 36 अधिकारी या पुलिसकर्मी कोविड से डाउन है, केवल एक अस्पताल है, वो भी सीरियस नहीं है ज्यादा, और बाकी अपने होम आइसोलेशन में है। सो इन के लिए हमने टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की है और सुबह शाम उनको एक डॉक्टर फोन करके बात करते हैं और उनकी खैरियत लेते हैं, और साथ ही साथ ये मुझको बताते रहते हैं एक चार्ट के जरिए कि किसकी हालत कैसी है, और अगर किसी को अस्पताल में रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है तो हम पहले से सचेत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी हो। तो ये आदेशानुसार कोविड डेस्क या कोविड हेल्प सेल बनाए गए हैं और वहां पर इस तरीके से हम चीजों को संचालित कर रहे हैं। मुझे ये भी एक खुशी या बल्कि एक अनुसंधान का विषय है कि एक और जहाँ पे कोविड की घटनाएं बढ़ रही हैं, नजर न लगे, कानपुर पुलिस में मात्र 36 केस है। क्या ये वैक्सीन की वजह से है? क्योंकि पुलिस का वैक्सीनेशन फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में जल्दी हुआ था और करीब 1 लोगों का वैक्सीनेशन इंक्लूडिंग मेरा पूरा हो चुका है। तो शायद ये वैक्सीनेशन का प्रभाव है कि जहाँ पे 5,500 पुलिसकर्मी है, उनमें से मात्र 26 लोग अभी तक इससे प्रत्यक्ष रूप से ग्रस्त हैं। ये शायद एक वैज्ञानिकों की अनुसंधान का विषय हो सकता है,
पर इस समय मुझे ये स्थिति कुछ सुखद दिखती है। बड़ी खबर है ऑक्सीजन संकट पर आगरा से, बहुत बड़ी खबर है। आगरा के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर आ रही है। कई अस्पतालों से मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। आगरा में 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की कमी। जी हां, कम सप्लाई से 5 से 6 घंटे तक शॉर्टेज पड़ सकती है ऑक्सीजन की। जेडी हॉस्पिटल में 3 मरीजों की ऑक्सीजन से मौत की भी खबर आ रही है। बहुत भयावह स्थिति आगरा से। कम सप्लाई से 5 से 6 घंटे तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ सकती है आगरा में। ऑक्सीजन संकट पर आगरा से बहुत बड़ी खबर। आगरा के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर। जेडी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 3 मरीजों की मौत की खबर। 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कम पड़ रही है आगरा में और 5 से 6 घंटे की शॉर्टेज हो सकती है। ये बड़ी शॉर्टेज और बड़ा गैप, जानलेवा गैप हो सकता है ये। तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के चलते जिले में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। 3 मौतें जेडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से। कई अस्पतालों में ऐसी स्थिति। आगरा में ऑक्सीजन की डिमांड 45 मीट्रिक टन और सप्लाई 30 मीट्रिक टन। दोपहर बाद इस डिमांड को मीट करने की बात कही जा रही है, यानी कि जितनी आवश्यकता है उतनी ऑक्सीजन सप्लाई होने की बात कही जा रही है। और तब तक ये 6 घंटे का वक्त बहुत भारी हो सकता है आगरा पर। और बड़ी खबर है, श्रावस्ती में भी ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साकेत मिश्रा ने इसकी कवायद शुरू की है। डीएम ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग उठाई थी। 7 से 10 दिनों में यह ऑक्सीजन प्लांट लग सकता है। तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने कवायद शुरू की। डीएम ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग उठाई थी। भंगहा के L2 हॉस्पिटल में यह ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। श्रावस्ती से खबर, 7 से 10 दिन में यह प्लांट लग जाएगा। साकेत मिश्रा ने डीएम टीके शिबू को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है। डीएम ने इस प्रकार की मांग की थी भंगहा के L2 हॉस्पिटल में प्लांट लगाए जाने की।